हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल स्टडी ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है पार्ट 5 में जो है टोटल 21 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग जो है टोटल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है भुगतान संतुलन पूंजीगत प्रवाहों से प्रभावित होते हैं या प्रभावित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भुगतान जो संतुलन होता है वो पूंजीगत प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी जो है प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। इससे क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है कि जो भुगतान संतुलन है वो सदैव संतुलित रहता है, वो बराबर जो है एक जो है बैलेंस में रहता है। क्या पूंजी खाते और चालू खाते का योग समान होगा, उस दशा में होगा, या चालू तथा पूंजी खाते जो हैं दोनों अलग अलग रूप से संतुलित में होते हैं, या सभी लेनदारियां तथा देनदारियां वास्तविक रूप से समान होती हैं, या केवल दोहरी एंट्री बनाने के लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसके द्वारा जो है शुद्ध घाटे तथा अतिरिक्त सरप्लस को जो है समायोजित करने के लिए एक विपरीत एंट्री दर्ज की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। केवल दोहरी एंट्री बनाने के लिए जो है एक विधि अपनाई जाती है जिसके द्वारा जो है शुद्ध घाटे तथा अतिरिक्त सरप्लस और डिफिसिट को जो है क्या किया जाता है, तो समायोजित करने के लिए एक विपरीत एंट्री दर्ज कर दी जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान संतुलन में असाम्य स्वतः ही सही हो जा सकता है, स्वतः ही सही हो सकता है। लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जो है भुगतान संतुलन में असाम्य स्वतः ही जो है क्या हो जाता है, सही हो सकता है। क्या ये जो है संभव है, तो किसके द्वारा संभव है, अवमूल्यन द्वारा, या मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर, या राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर, या अतिरिक्त जो है मूल्यन करा के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और मूल्यन द्वारा जो है क्या किया जा सकता है, तो लचीली विनिमय दर प्रणाली में जो है क्या किया जा सकता है, तो भुगतान संतुलन में जो है असाम्य की स्थिति को जो है स्वयं ही जो है क्या किया जा सकता है, वो सही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन 124। यदि आयातों के लिए मांग की लोच इकाई से अधिक है, यदि आयात के लिए जो है मांग की जो लोच है वो इकाई से अधिक है, तब अवमूल्यन से आयातों की कीमतें बढ़ेंगी, घटेंगी, स्थिर रहेंगी, या इनमें से सभी। तो देखिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आयातों के लिए जो है क्या किया जाए, तो मांग की लोच इकाई से जब अधिक हो। ठीक है, जब मांग की जो डिमांड हमारा होगा वो यूनिट से क्या होगा, अधिक होगा। यानी यूनिट जो है उत्पादन मान लीजिए 10 है, तो उस दशा में डिमांड जो है तब 20 उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अब अवमूल्यन से आयातों की कीमतें क्या होंगी, तो उस दशा में जो आयात की कीमत जो होगी एक प्रकार से क्या होगा, तो घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है अवमूल्यन के तभी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यातों की मांग लोचपूर्ण हो, जबकि अवमूल्यन करने वाले देश के आयातों की मांग बेलोचदार हो, या जबकि विदेशी मुद्रा की मांग कम हो, या जबकि बदले की भावना से विदेशों में भी अवमूल्यन किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जबकि अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यातों की मांग लोचपूर्ण होगी, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है तो इसका सीधा तथा तुरंत प्रभाव सामान्यतः होता है। किस पे पड़ेगा इसका प्रभाव, जब एक देश जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है तो इसका सीधा प्रभाव जो है किस पे पड़ेगा। ठीक है, तो जब एक देश जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो विदेशियों के लिए जो है उस देश की वस्तुएं सस्ती होंगी। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही सही होगा। ठीक है, अब बी विकल्प क्या दिया हुआ है इसमें, तो उस देश को विदेशों से कच्चा माल मंगाना सस्ता होगा, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो है विदेशियों के लिए जो है उस देश की वस्तुएं सस्ती होंगी, ये सबसे राइट आंसर है इसका। ये नहीं होगा कि उस देश के नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी या सेवा क्षेत्र में बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 127 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय पूंजी आवागमन को अंकित किया जाता है। निम्न में से कोई एक दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय पूंजी आवागमन का भाग नहीं है। इसमें से कौन चारों में से जो है एक भाग नहीं है।
क्या सरकारी हस्तांतरण भुगतान नहीं है, प्रत्यक्ष पूंजी विनियोग नहीं है, पोर्टफोलियो निवेश नहीं है, या 1 वर्ष या उससे अधिक समय के अंतर्राष्ट्रीय ऋण। तो इसका देखिए यहाँ पे सरकारी हस्तांतरण भुगतान होगा, ठीक है, ये जो है भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 128 नंबर क्वेश्चन, अवमूल्यन नीति तभी सफल हो सकती है जबकि अवमूल्यन करने वाले देश को अन्य देशों का सहयोग मिले, घरेलू कीमत स्तर समान रहें, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब अन्य देशों का सहयोग मिलेगा और जब घरेलू कीमत स्तर जो है समान रहेंगे तो उस दशा में जो है अवमूल्यन की जो नीति होगी सफल हो सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन भुगतान संतुलन को साम्य में बनाने की अवमूल्यन लोच विधि के प्रतिपादक थे। भुगतान संतुलन को साम्य में बनाने की अवमूल्यन लोच विधि के प्रतिपादक थे डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, मार्शल लर्नर और ओहलिन। देखिए तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे हमारे मार्शल लर्नर, ठीक है। मार्शल लर्नर के द्वारा जो भुगतान संतुलन की जो सिद्धांत दिया गया था साम्य की, उन्होंने ये बनाया था। 130 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 130 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे अवमूल्यन जो है क्या पूछ रहा है, अवमूल्यन कुल अवशोषण को निम्न प्रकार से प्रभावित कर सकता है। अवमूल्यन जो है अवशोषण को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, तो आय से अनुप्रेरित परिवर्तन किया जाएगा तो भी प्रभावित होगा, प्रत्यक्ष परिवर्तन होगा तो भी परिवर्तन होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, उपयुक्त दोनों, ठीक है। कुल बचत में परिवर्तन करके जो है अवशोषण को प्रभावित नहीं कर सकता है अवमूल्यन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 131 नंबर, देश की मुद्रा का अवमूल्यन। देश की मुद्रा का अवमूल्यन जो है निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को प्रोत्साहित करने का मुख्य उपाय है, निर्यात एवं आयात को प्रोत्साहित करने का मुख्य उपाय है, या निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को हतोत्साहित करने का मुख्य उपाय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्यात को प्रोत्साहित करना और आयात को जो है हतोत्साहित करना, ठीक है, ये मुख्य उपाय है, ठीक है, जब हम देश की मुद्रा का अवमूल्यन की बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश के व्यापार से संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो है एक देश के व्यापार से संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है, माल के निर्यात और आयात से, माल के निर्यात से, माल के आयात से, या अदृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात से। तो देखिए यहाँ पे बात हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश के व्यापार से संबंध निम्नलिखित में से किसका होता है। तो देखिए जब हम माल के निर्यात और आयात से बात करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आता है, न कि केवल निर्यात आएगा, न केवल आयात आएगा, और न कि अदृश्य और दृश्य वस्तुएं आएंगी, ठीक है। तो इसमें निर्यात और आयात में जो है इस प्रकार की सभी वस्तुएं आ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 133 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से आर्थिक एकीकरण का रूप कौन सा है, ठीक है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र है, कस्टम यूनियन है, साझा बाजार है, ठीक है। देखिए आर्थिक एकीकरण होता क्या है, तो आर्थिक एकीकरण जो है एक प्रकार से एक राज्य से जो है दूसरे राज्य में एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, या एक देश से दूसरे देश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कस्टम फ्री या जो भी चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ बनाई जाती है एक विशेष वस्तुओं का आयात निर्यात करने के लिए। तो इस प्रकार के वस्तुओं के लिए जो है क्या किया जाता है, तो आर्थिक एकीकरण किया जाता है कि हम इस देश से ये सामान लेंगे, इस राज्य को इस सामान देंगे, यहाँ से वो लेके आएंगे, ठीक है। तो ये इससे संबंधित होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन, मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र होगा नहीं, कस्टम यूनियन होगा नहीं, साझा व्यापार होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये देखिए ये क्या किया जाता है, तो एक मुक्त एकीकरण होता है किसी एक विशिष्ट वस्तुओं को लेन देन करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व बैंक के परिवार के रूप में कार्य करने वाले हैं। विश्व बैंक के परिवार के रूप में जो है कौन कौन से संस्थाएं जो है इसमें काम करती हैं। क्या आईडीए है, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, या आईएफसी है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, या मीगा है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, या सभी। देखिए ये सभी जो है क्या है, तो विश्व बैंक के जो है परिवार के रूप में कार्य करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 135 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सदस्यों की संख्या वर्ष 1957 में थी, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यों की संख्या जो है 1957 में थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, 8, 10, 12,
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इस बार एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि 6 ही था कि बढ़ गया था उस समय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यों की संख्या 1957 में, 57 की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि 6 होगा। आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 136 नंबर पूछ रहा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC अथवा यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना हुई। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, EEC और ECM की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1977 में कराया गया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय साझा बाजार की 77 में कराया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब एक वर्ष या किसी अवधि विशेष के में जो है किसी देश के आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है तो उस देश के व्यापार संतुलन को प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है, अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है, संपन्नता सूचक व्यापार संतुलन कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको क्या कहा जाएगा, तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 138 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विश्व व्यापार संगठन में किस अतिरिक्त उद्देश्य को सम्मिलित किया गया है। अविरत विकास की अवधारणा, सेवाओं का उत्पादन एवं व्यापार, पर्यावरण संरक्षण और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। सभी चीज़ों को जो है विश्व व्यापार संगठन के अतिरिक्त उद्देश्य में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 139, WTO किस कार्य के लिए IMF तथा विश्व बैंक से सहयोग करेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है किस कार्य के लिए जो है IMF तथा विश्व बैंक से सहयोग करेगा। तो प्रशुल्कों का निर्धारण, 10 वर्ष प्रशुल्कों का निर्धारण, विवादों का निपटारा, वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाना, व्यापार नीति समीक्षा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव की स्थापना पैदा करना, इसके लिए जो है सहयोग करेगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा 139 नंबर क्वेश्चन का। 140 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नए गेट समझौते के अंतर्गत वस्त्र व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था को कितने वर्षों में पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था है। तो ये जो है 10 वर्ष आपको पता होगा, बताया गया था गेट की जो समझौता बताया गया था उसमें आपको बताया भी गया था ये चीज़ कि जो नए गेट समझौते हैं उसके अंतर्गत जो है वस्त्र व्यापार जो था बहुउद्देशीय व्यवस्था जो की गई थी उसमें 10 वर्षों के लिए जो है व्यवस्था की गई थी। ठीक है, पूर्णतः समाप्त करने के लिए। 141 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्तमान में SDR का मूल्य निर्धारण करने वाली बास्केट ऑफ करेंसीज में सम्मिलित हैं। कितने देश इसमें सम्मिलित हैं, तो 5 देशों की मुद्राएं इसमें सम्मिलित होंगी। ठीक है ना, सम्मिलित हैं इसमें फिलहाल में 5 देशों की मुद्राएं जो है इसमें सम्मिलित हैं। 5 देशों की मुद्राओं के द्वारा जो है क्या किया जाता है, तो बास्केट ऑफ करेंसी को जो है एक प्रकार से SDR को तय किया जाता है, जिसमें डॉलर है, ठीक है ना, येन है, जापानी डॉलर है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ष 1991 से आरंभ SDR के मूल्य निर्धारण की बास्केट ऑफ करेंसी में किस मुद्रा का भार अधिकतम है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा कि अमेरिका डॉलर का जो भार है सबसे ज़्यादा, अमेरिका डॉलर में ही जो है बाकी चारों जो मुद्राएं थी उसको सम्मिलित करके उसमें अमेरिकी डॉलर में ही बदला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिकी डॉलर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित किस संधि द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। 143 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस संधि द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। जिनेवा संधि द्वारा, रुग्वे राउंड द्वारा, माराकेश संधि द्वारा और ब्राज़ील समझौते द्वारा। देखिए जिनेवा संधि तो है नहीं, उरुग्वे है नहीं, माराकेश संधि द्वारा जो है कराया गया था। किसका संधि, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करते समय। ठीक है, माराकेश संधि द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्राज़ील समझौता इसमें नहीं होगा। 144 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना की गई थी। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1964।
अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित किस वर्ष में भारत का व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का व्यापार संतुलन जो है भारत के पक्ष में था। 145 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 89-90 के दशक में जो है व्यापार संतुलन जो था भारत के पक्ष में था। ठीक है, फिलहाल में बिगड़ा हुआ है, हम लोग आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, मंगाते ज़्यादा हैं और ला जो है भेजते कम हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1989 से 90 में। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो G77 के समूह में सम्मिलित हैं। ठीक है, एशियाई देश, यूरोपीय देश, विकसित देश, विकासशील देश। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें जो है विकासशील देश सम्मिलित हैं G77 के समूह में। ठीक है ना। आज के लिए जो है बस इतना ही। आज का जो है टोटल हम लोगों ने जो है 25-26 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई भी अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन का आंसर जो है गलत बताया गया है तो आप उस पर जो है एक बार कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।